हाँ, नमस्ते, मेरा नाम कमर है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ईरान में अभी रिसेंट 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसके अंदर मरने वालों की संख्या 103 अब हो चुकी है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये भी है कि ज़ख्मी भी बहुत लोग हुए हैं। ये उस समय हुआ जब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग करमान सिटी में आए थे, जो जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बर्थ डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए और उनके श्रद्धांजलि उनको देने के लिए ये लोग आए थे। जनरल कासिम सुलेमानी उनके बहुत पॉपुलर लीडर थे, हो गए थे आखिर में आते आते। वो एक जनरल थे, अलकुद्स फोर्स से उनका से जुड़े हुए थे, उसके सरबराह थे। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी रीजन को पूरे लेके एक कि किस तरीके से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कंटेन किया जाए, खास तौर से दाइश के खिलाफ उनका बहुत बड़ा रोल था। और ये भी था कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी कम होना चाहिए उस क्षेत्र में, बल्कि उनको कहा जाता है, लोग यहाँ तक मानते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के बाद उनकी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे वहाँ के ऊपर। बहरहाल ये है कि ये जो हादसा हुआ जिसमें 2 बम ब्लास्ट हुए, ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले कई बार हो चुके हैं वहाँ पे। ईरान के बहुत से आर्मी ऑफिसर्स, सीनियर साइंटिस्ट और दूसरे लोगों की भी हत्याएँ हुई हैं। कुछ पॉलिटिकल भी मारे हैं पहले। शुबा किया जाता है कि दाइश हो सकती है, यानी आईएसएस या मुजाहिदीन खल्क का नाम है, कुछ ऐसे संस्थाएँ जो बिल्कुल ईरान के रिवॉल्यूशन के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के खिलाफ है और ये ऑपरेट करते हैं। और इन लोगों का लिंक कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज़राइल या अमेरिका से भी जोड़ा जाता है। इज़राइल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी दिनों से रहा है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिली, मगर इज़राइल कभी ना तो उसको डिनाई करता है इस बात को और ना ही एक्सेप्ट करने पे तैयार होता है इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस जो वो करता है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, ये एक समझने की बात है। इस समय गाज़ा युद्ध जो है वो एक नए फ़ेज़ में एंटर कर गया है और ये युद्ध फैल गया है पूरे क्षेत्र के अंदर। एक तरफ से हूती रेबल्स जो हैं वो रेड सी के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, शिपिंग जो कैरियर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया है उन्हीं ने। दूसरी तरफ ये भी है कि जो हिज़्बुल्लाह से भी लगातार झड़पें चल रही हैं इज़राइल के अंदर लेबनान से। और अभी 2 दिन पहले सीरिया ने भी वहाँ के ऊपर जो उनका ऑक्युपाइड एरिया है गोलान हाइट्स इज़राइल के पास है, उसमें भी अटैक किए हैं। उसको दोबारा से कहा है कि उस पे अपना कब्ज़ा वापस लेने की बात शुरू कर दी है। कहा ये जाता है, इज़राइल का मानना ये है कि ये सभी ग्रुप जो हैं ईरान के इशारे पे काम करते हैं। ईरान इस बात से डिनाई करता है, ईरान कहता है कि वो मॉरल उनको सपोर्ट देता है, उनको हर तरह की मदद करता है। मगर ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, जो कि ईरानियन रिवॉल्यूशन आइडियोलॉजी से इम्प्रेस हैं और उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं वो लोग। और ये एक आर्क ऑफ रेसिस्टेंस को बताता है कि जो कि अमेरिकन इज़राइली जो पॉलिसीज़ हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं और उनके इन्फ्लुएंस को भी ईरान की जो पॉलिसी है, वही पॉलिसी इन लोग की भी है कि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए उस क्षेत्र में और अमेरिकन इन इन की वहाँ पे कोई जगह नहीं है, अमेरिकन आर्मी की कम आती है। ये काफ़ी समय से चल रहा है, युद्ध का एक नया रूप आ गया है, चारों तरफ फैल गया है और इसी के बीच में ये भी होता है। इज़राइल का मानना ये है कि ये जब तक ये ईरान में रिजीम चेंज नहीं होती, सत्ता परिवर्तन नहीं होता एक बड़ा, तब तक ये ग्रुप उसी तरह ऑपरेट करते रहेंगे। ईरान के पास काफ़ी तेल है, गैस है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और अमेरिका की भी पॉलिसी ये है रिजीम चेंज की वहाँ पे, यानी वहाँ की जो हुकूमत है वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं, ना तो इज़राइल ना तो ईरान का एक बहुत शक्तिशाली स्टेट के रूप में इमर्ज कर गई है, उसकी पॉलिसी बेसिक सेल्फ रिलायंस की है, आत्मनिर्भरता पे है, वो सब अ, उन्हीं ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है। हालाँकि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये
इजराइल का कहना ये है और अमेरिका का भी यही है कि वो उसका न्यूक्लियर कंपोनेंट है, न्यूक्लियर वेपन बनाने का उनका इरादा रखता है। ईरान इस बात से का खंडन करता है, कहता है वो पीसफुल है, मेडिकल यूज और दूसरे पीसफुल यूज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास काफी यूरेनियम डिपॉजिट है। तेल और गैस में तो वो नंबर 2 है दुनिया में, सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर हैं, और तेल भी उनके पास बड़ी संख्या में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में। थर्ड नंबर पे है वो पर्शियन गल्फ के क्षेत्र में। अमेरिका ने ईरान को कंटेन करने के लिए पहले वहां पे पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट रखा, फिर उसके बाद वहां पे रिगरस सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब उसके बाद ये है कि रिजीम चेंज की बात वो लोग करते हैं। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब पावर में था तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का मानना ये था कि रिजीम बहुत ही स्ट्रांग है, उसको बदलना मुश्किल काम। उसके बाद अब ये पॉलिसी भी बनी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि रिजीम के ऊपर इतना प्रेशर बना दो कि लोग उसके खिलाफ हो जाएं और उस सत्ता परिवर्तन हो जाए, या रिजीम मजबूर हो जाए उनसे डील करने के लिए। इसी के अमेरिकन ईरान में डेमोक्रेसी के भी पक्ष में नहीं है, इसलिए अगर डेमोक्रेसी आती है तो नेशनलिज्म बढ़ती है, और नेशनलिज्म जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के खिलाफ है। वो भी हमने देखा था कि जब इससे पहले एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट 53 में आई थी, जिसको हटाया था अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने मिलके, वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने तेल का नेशनलाइजेशन किया था और डिमांड की थी कि अमेरिकन यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो है ईरान से खत्म होना चाहिए। तो ऐसे में ईरान के वहां पे काफी, ईरान एक बहुत शक्तिशाली रूप देश के रूप में इमर्ज कर गया है, और वो उसकी इन्फ्लुएंस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल वो एक तो आइसोलेटेड नहीं है, दूसरे ये है कि वो उसके मित्र देश भी है। तीसरी बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसका जो सबसे बड़ा एडवर्सरी था, जो उसके उसके विरुद्ध था, वो सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अब ईरान से अपने रिश्ते सुधार लिए हैं, और ये लोग कॉपरेट भी कर आपस के अंदर। ईरान का सऊदी अरेबिया से ये कहना था कि जो पर्शियन गल्फ का रीजन है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के सभी देशों को होनी चाहिए, न कि अमेरिका या दूसरी। वो बार बार सऊदी अरेबिया से ये बात कहता था कि जो सिक्योरिटी को सबलेट नहीं करना चाहिए, और अमेरिकन की को वहां से एक्सपेल करना चाहिए सऊदी अरेबिया को भी। अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे बहुत हैं, यूएई में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, कतर में उनकी जो सेंट्रल कमांड है, उसका एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कतर में है, और उसके ग्राउंड फोर्सेस जो है उसका हेडक्वार्टर जो है सेंट्रल कमांड का अमेरिका की, वो बहरीन में है बड़ी संख्या में। फिर उसके अलावा अभी जो टेंशन हुआ है उसको चलते हुए अमेरिकन ने काफी युद्धपोत भी उस पूरे क्षेत्र में, यानी जंगी बेड़े भी पर्शियन गल्फ में लगा। ईरान के जो समर्थक ग्रुप हैं, हुती रेबल्स हों या इन्हीं ने जो रेड सी के ऊपर अपना काफी वर्चस्व बना रखा है, और वहां पे जो जो सप्लाई है चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। ये क्षेत्र बहुत जो स्ट्रेट ऑफ जो है वहां के ऊपर बाबुल मंडब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जोड़ती है स्वेज कैनाल से, और स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ देती है। तो यूरोप का जो सफर है इसका जहाजरानी का, या आप समझ लीजिए जो भी वहां से गुजरता है, वहां से फ्रेट कर कॉरिडोर जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बहुत घूम के उनको शिपिंग शिप्स को, जहाज को जाना पड़ता है, पूरा अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए फिर वो यूरोप के अंदर पहुंचते हैं। इसमें काफी समय लगता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि फ्रेट चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं, ये भी नहीं, और क्योंकि तेल और गैस अगर उधर से पास होने में ज्यादा समय लगता है तो फिर उसकी भी, तेल की भी कीमत बढ़ने लगती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। और यही नहीं बल्कि फिर उसके बाद जो है हर चीज की के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो ये एक हुती रेबल जिस तरह से कर रहे हैं, ये हुती रेबल हो चाहे हिजबुल्ला हो और शिया मलेशिया हो, ये सभी लोग अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन रीजन के खिलाफ है। और ये सब हमस, इस समय जो हमस के ऊपर इसराइल का अटैक चल रहा है उसके समर्थन में ये लोग खुल के आ चुके हैं।
ईरान अभी तक अवॉइड कर रहा है जंग के लिए, ईरान नहीं चाहता कि जंग हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये भी कहता है कि वो फुल्ली तैयार है जंग के लिए। उसके पास उसने उससे लड़ने के लिए इस तरह के बहुत से वेपन सिस्टम बनाए हैं, सस्ती वार लड़ने का मेथड डेवलप किया है, बड़ा यूनिक है जो कि बहुत कारगर समझा जाता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, मिसाइल का इस्तेमाल करना, न कि बड़े-बड़े जो फाइटर बॉम्बर वगैरह हैं उसकी जगह पे वो इस तरह से। यही नहीं बल्कि अब एक समस्या और बढ़ गई है, वो ये कि नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया के खिलाफ अपना महाज छोड़ दिया है, जंग की बात करने लगा है, तो वहाँ भी अमेरिकन को अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। तो अमेरिका के जो इस वक़्त जंगी बेड़े हैं, एक तरफ तो पैसिफिक क्षेत्र में पहले से आ गए हैं, अब नॉर्थ कोरिया की वजह से और डिप्लॉयमेंट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ईस्ट मेडिटेरेनियन है, इज़राइल के पास उन्होंने ग्रीस और इसे रीजन में अपना जंगी बेड़ा डिप्लॉय किया है। पर्शियन गल्फ में भी उनके फोर्सेस और वो मौजूद हैं, जंगी बेड़े। और एक बेड़े में बहुत से वॉरशिप्स होते हैं, जहाज होते हैं। इस तरीके से एक बहुत हाई कॉस्ट पड़ रहा है और 3 महीने से के करीब अब हो रहा है इस इज़राइल की जो युद्ध चल रहा है हमास के खिलाफ, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई और बहुत से लोगों का मानना ये है कि कामयाबी मिलना मुश्किल भी है और मिल तो सकती है अगर ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दें या लेकिन वो मुश्किल हो रही है इसलिए कि और अगर जब सेना अंदर जाती है, टनल के अंदर है, अगर ये ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो नीचे से निकल के इनके ऊपर अटैक करते हैं। मरने वालों की संख्या 150 से ज़्यादा हो चुकी है, जो इज़राइल कहता है और जो पैलेस्टीनियन सोर्सेज़ रहते हैं, वो ये कहते हैं कि 500 से भी ज़्यादा है और बहुत से उनके टैंक्स और आर्मर कार भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं। लेकिन ये है कि इसकी अभी तक सही पुष्टि नंबर्स की नहीं हो पाई है। ये है कि और यही नहीं बल्कि जो इज़राइल की छवि थी पश्चिमी देशों में, वो उसको भी काफ़ी क्षति पहुँची है। इसलिए कि धरना प्रदर्शन बहुत बड़ी संख्या में पूरे यूरोप और अमेरिका में हो रहे हैं, हर रोज़ छोटे-बड़े होते रहते हैं और इज़राइल की जो है की जो एक इमेज थी कि ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है, पीस लविंग है, वो अब नहीं रह गया है। जिस तरह से उनका और दूसरी बात ये कि ये लगता है कि जंग अब ये फैल गई है। इज़राइल का मानना ये है कि ईरान का जब तक ईरान में परिवर्तन नहीं होगा, ईरान का तब तक ये नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि ईरान भी इस चपेट में आता हुआ नज़र आता है। ये जल्दी है कहना, मगर ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका इस बात को अवॉइड कर रहा है। अमेरिका के अंदर इस साल इलेक्शन ईयर है, सब कुछ ठीक है लेकिन इज़राइल इस ऐसी कंडीशन में भी प्लेस कर सकता है कि अमेरिका ना चाहते हुए भी उसको जॉइन करना पड़े। अमेरिका में इज़राइल की लॉबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और जो है उसमें उसके लोग अधिकतर समर्थक हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरी किस तरीके से आने वाले समय में ये लोग डील करते हैं और अगर ये जंग फैलती है तो इसका भारत के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी और हमें अगर ये 6 टू 8% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें तेल की सप्लाई लगातार चाहिए। सप्लाई नहीं बल्कि तेल सस्ते दाम पे हमें चाहिए होगा। वो अगर डिस्टर्ब होता है तो एक बड़ी समस्या भारत की इकोनॉमी पे भी पड़ सकती है। दूसरी बात ये कि लगभग 75 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग अरब देशों में काम करते हैं, पर्शियन गल्फ जो क्षेत्र है उसमें और वो लगभग 30 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आते हैं, 100 बिलियन से ज़्यादा का हमारा उनके साथ वो भी है क्या कहते हैं बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय ट्रेड। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे, हम जल्दी हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के पास। आपका धन्यवाद समय निकाल के आपने देखा। अगर इसको